जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। आज हम सभी जानेंगे कि राजदूत कौन होते हैं, राजदूत किसे कहा जाता है, राजदूत के कार्य क्या होते हैं और साथ ही में जानेंगे कि राजदूत और उच्चायुक्तों में क्या अंतर है। अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ये आधुनिक युग में एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया हो रही है और ये काफी तीव्र गति से हो रही है। अर्थात जो विश्व के जितने भी देश हैं वो सब आपस में एक को रिलेशन बना रहे हैं, सहसंबंध बना रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी वर्तमान में उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि कोई भी देश पूर्ण रूप से संपन्न नहीं है, उसमें किसी चीज की अधिकता है तो किस चीज की कमी है, और जो चीज कमी है उनके अंदर उनके देश के अंदर वो दूसरे देशों से मंगा के अपने जो विकास की प्रक्रिया कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। और ये जो वैश्वीकरण हो रहा है उससे सारे देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं, और जुड़ने का परिणाम यह निकलता है कि अगर किसी एक देश में थोड़ी भी कुछ वहाँ की व्यवस्था में हेर फेर होता है तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। जैसे अभी हम देख लें कि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। युद्ध तो उन दो देशों में ही चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम में पूरे विश्व ग्लोबल स्तर पे, पूरे विश्व स्तर पे देखने को मिल रहा है कि सारे देशों में आर्थिक स्थिति से बहुत ही ज़्यादा जूझना पड़ रहा है सभी देशों को, क्योंकि खनिज तेल के लिए और भी कई सारी आवश्यकताओं के लिए बहुत सारे देश रूस पे निर्भर है, बहुत सारे देश यूक्रेन पे निर्भर है, और साथ ही वहाँ युद्ध चल रहा है तो उनकी कई सारी वो लोग भी आयात करते हैं तो वो लोग आयात नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। और ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत सभी देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और ये जुड़ने का एक और परिणाम आ रहा है कि हमारे यहाँ के लोग होते हैं वो अपनी कुछ पैसों की अर्निंग के लिए, मनी अर्निंग के लिए, और या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे कंट्री में जाके वर्क करते हैं। जैसे अभी हम अपने गांव में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरब में जाकर कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका में जाके कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग यूरोपीय देश में गए हुए हैं, कुछ लोग जाके वहाँ बस भी जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ एनआरआई के तौर पे, प्रवासी के तौर पे रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और साथ ही में सिर्फ यही नहीं कि इंडिया के लोग ही विश्व के सारे देशों में फैले हुए हैं, बल्कि विश्व के अन्य कंट्री के लोग भी इंडिया में आकर अपने कार्यों को करते हैं। उनका जो भी आवश्यकता होती है, उनके जो भी वर्क होते हैं वो यहाँ पे आकर देखते हैं। या ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारे पैमाने पर वहाँ भी लोग हैं, या फिर यहाँ पैमाना कुछ भी हो, थोड़ा कम हो या फिर थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो यहाँ आके रहते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती है कि जो लोग वहाँ के मूल निवासी किसी राष्ट्र के, उनको थोड़ा मतलब उनका ज़्यादा वर्चस्व रहता है, होना भी चाहिए, लेकिन जो लोग एनआरआई के तौर पे आए होते हैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। उनकी अपनी कंट्री ना होने के कारण उनको कई सारी यातनाओं को झेलना पड़ता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो एनआरआई के तौर पे गए हुए हैं या फिर आए हुए हैं हमारे राष्ट्र में, तो उनकी आवश्यकताओं को देखभाल किया जा सके, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, उनके लिए भी हमारे राष्ट्र में व्यवस्थाएं हो, इसके लिए राजदूतों को नियुक्त किया जाता है। और सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि सभी देश जुड़े हुए हैं तो ऐसा भी होना चाहिए कि सभी देशों में प्रेम की भावना होनी चाहिए, एक सद्भावना होनी चाहिए, और सभी देश जुड़े हुए हैं तो पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र जो आधिकारिक हमारे राष्ट्र का कुछ आधिकारिक संदेश है वो दूसरे देशों को पता होना चाहिए। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर प्रत्येक देश अ, अपने अपने एक व्यक्ति को दूसरे देश में भेजते हैं, और उन्हें ही राजदूत कहा जाता है। अर्थात अर्थात प्रत्येक देश अपने व्यक्ति को मतलब अपने यहाँ के व्यक्ति को दूसरे देशों की सद्भावना, प्रेम, और दूसरे देशों में प्रेम और सद्भावना को ध्यान में रखते हुए, अर्थात प्रेम और सद्भावना की अच्छी रिलेशन बनाने के लिए, अपनी आधिकारिक सूचनाओं को दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए, वहाँ के व्यक्तियों अपने यहाँ के व्यक्ति को वहाँ पर कुछ अधिकार प्रदान करने के लिए, उन्हें एक सिस्टम में रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, और वही राजदूत कहलाते हैं। ये तो हो गए राजदूत।
कि प्रत्येक देश दूसरे देशों में अपने एक व्यक्ति को भेजता है और उसका उद्देश्य होता है कि वो एक दूसरे के रिलेशन को अच्छा करे और साथ ही में एक राष्ट्र की आधिकारिक सूचनाओं को दूसरे राष्ट्र तक पहुंचाए और वहाँ मतलब अपने राष्ट्र से जो भी दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे हमें करना चाहिए वो सबको करे। ये इसके लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो राजदूत कहलाता है। ये तो रह गया राजदूत। अब आता है उच्चायुक्त। ये तो हो गए थे राजदूत। दूसरा है ऊंचायुक्त। ऊंचायुक्त एक राजदूत की तरह ही होता है, अर्थात ऊंचायुक्तों में भी एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है जिसको दूसरे राष्ट्रों में नियुक्त किया जाता है। लेकिन अंतर यही है कि जो ऊंचायुक्त होता है वो सिर्फ एक राष्ट्रमंडल, एक संस्था है जिसमें कई सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको राष्ट्रमंडल 53 देशों का समूह है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ कंट्री। कॉमनवेल्थ कंट्री ये 53 देशों का एक समूह है और उसमें ये 53 देश एक दूसरे देशों में अपने व्यक्ति को नियुक्त करते हैं एक राजदूत के तौर पे, तो उन्हें हम ऊंचायुक्त कहते हैं। और ये राष्ट्रमंडल के अंतर्गत वो देश शामिल है जो जिस पर जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका आधिपत्य था, उतना उपनिवेश बनाए हुए थे। जैसे हम देखते हैं कि पहले कहा भी जाता था कि जो ब्रिटेन का सूर्योदय कभी अस्त नहीं होता था, अर्थात पृथ्वी अपने घूमते हुए रहती है तो पृथ्वी के एक भाग पे रात होता है, एक भाग पे सूर्योदय रहता है, दिन रहता है। तो हम देखते थे कि पहले जो इंग्लैंड था वो सब विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना उपनिवेश बनाए हुए था, तो उसका उपनिवेश बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसीलिए कहा जाता था कि वहां का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अर्थात किसी पूरा क्षेत्र उसी का हो गया तो किसी जगह रात होती थी तो किसी जगह दिन होता था। और जब अभी तो इसके पास एक भी उपनिवेश नहीं है, सारे उपनिवेश अपने संघर्षों के पश्चात मुक्त हो गए उपनिवेश की दास्ता से। लेकिन उन्होंने बाद में सोचा कि क्यों ना हम जितने भी उपनिवेश वाले देश हैं वो सब जुड़ के एक संस्था का निर्माण करें, और वही संस्था कहलाया राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्री, जिसमें अभी 53 देश हैं। अभी हमारा जो भारत का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो भी कॉमन राष्ट्रमंडल देशों में शामिल था, कॉमनवेल्थ कंट्री में शामिल था। लेकिन अभी पाकिस्तान ने उससे इस मंडल से अपनी सदस्यता समाप्त कर ली है, उसको त्याग दिया। लेकिन भारत अभी भी राष्ट्रमंडल की जो संस्था उसमें शामिल है। तो जब राष्ट्रमंडल देशों में अपने व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो उसे हम उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही किसी कंट्री में जैसे दूसरे जो राष्ट्रमंडल देशों में नहीं शामिल हैं उनके यहाँ अगर हम अपने व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो उसे हम राजदूत कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राजदूत के कार्य क्या होते हैं। वैसे राजदूत और उच्चायुक्त दोनों के कार्य सेम ही होंगे, दोनों के कार्य सेम ही होंगे, बस अंतर यही आता है कि जो राष्ट्रमंडल में जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं उच्चायुक्त कहलाते हैं, और जो राष्ट्रमंडल के में जो सदस्य शामिल नहीं है, जो सदस्य देश, उसमें जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वो राजदूत कहलाते हैं। इनका सबसे पहला कार्य होता है अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना उस राष्ट्र में, अर्थात वो जिस देश में नियुक्त हुआ है। सिर्फ कीवर्ड लिख देना है, बाकी आप सेंटेंस बना लेना है। नियुक्त देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना। नियुक्त देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, ये उनका पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है अपने नागरिकों की हित की रक्षा करना।
अर्थात जो दूसरे देश में अपने यहाँ के जो भी नागरिक नागरिक गए हुए हैं उनकी हितों की रक्षा करना। राजदूत जिस देश की मेजबानी करता है, अर्थात मेजबान देशों की सूचना अपने राष्ट्र तक पहुंचाना। अर्थात जिस देश में उनकी नियुक्ति हुई है, जिस देश में वो नियुक्त हुए हैं, जिस देश में वो मेजबानी कर रहे हैं, उस राज्य की जो भी आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक जो भी सूचना है उसे अपने राष्ट्र तक पहुंचाना, ये भी राजदूत के कार्य के अंतर्गत आता है। अगला इनका कार्य होता है कि जो भी यात्रा संबंधित वीजा हो गए, प्रपत्र हो गए, जैसे वीजा, पासपोर्ट, ये भी राजदूत कार्यालय के द्वारा ही जारी होता है। राजदूत कार्यालय के द्वारा पासपोर्ट, वीजा इत्यादि अन्य यात्रा, विदेशी यात्रा प्रपत्र जारी करना, ये सारे कार्य होते हैं राजदूत के। ये राजदूत के ये कुछ कार्य है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो राजदूत का कार्य होता है कि वो जो जिस देश की मेजबानी कर रहा है उस देश के साथ वो अपना मैत्री पूर्वक संबंध, उस देश के साथ अपने देश का एक मैत्री पूर्वक संबंध बनाए रखे। ये कुछ कार्य हो गए राजदूतों के। उच्चायुक्त, राजदूत और राजदूत के कार्य इतना ही है। दैट्स ऑल। जय हिंद।